हेलो एवरीवन, वेलकम टू बच्चा क्लासेज। आज हम देखेंगे हिंदी के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक विशेषताएं नहीं है। पहला ऑप्शन है भाषा यादृच्छिक है, दूसरा ऑप्शन है भाषा स्थिर है, तीसरा ऑप्शन है आपका भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है, और डी है ऑप्शन भाषा एक अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है। अब इसमें से कौन विशेषताएं नहीं है। तो भाषा यादृच्छिक है, ये क्योंकि इंग्लिश का वाक्य है तो ये सही है, बिल्कुल है। उसके बाद बी ऑप्शन देखेंगे, भाषा स्थिर है, तो भाषा स्थिर नहीं है, तो यहीं पर आप देख सकते हो। उसके बाद है सी नंबर को भी हम देखते हैं, भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है। सही बात है, भाषा जो है हमारी परंपराएं, सांस्कृतिक इस चीज़ों पर भी अनुभव होती है। भाषा एक अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है। सही बात है, जब बच्चा धरती पर जन्म लेता है तो उसे कुछ नहीं आता है, वो जिस निवेश में रहता है उस आधार से भाषा को सीखता है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अदर भाषा हो। तो भाषा एक अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा कि इसकी विशेषताएं नहीं है, क्योंकि भाषा हमेशा बदलती रहती है, भाषा स्थिर नहीं होती है। तो बी आंसर है इसका। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, किस परिकल्पना में यह सुनिश्चित किया गया है कि विद्यार्थी व्याकरण के नियमों को जानने और उन्हें सचेतन भाव को याद करें। तो ऐसा है कि पहला है प्राकृतिक अनुक्रमक परिकल्पना, यानी कि प्राकृतिक में भी विद्यार्थी जो है व्याकरण के नियमों को मानता है। मॉनिटर परिकल्पना, इसमें देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा रॉन्ग है, मतलब सही बोले तो यही है। उसके बाद है तीसरा ऑप्शन है आपका निवेश परिकल्पना। निवेश, अगर आप कोई भी चीज़ में निवेश करते हो तो उसमें भी आपका परिकल्पना जो है वो व्याकरण का नियम मानते ही मानते हैं, चाहे चलना हो, बोलना हो, उसमें भी आप व्याकरण के नियम को मानते हो। मनोभावात्मक छनन परिकल्पना, इसमें क्या होता है, मनोभावना, इसमें भी मन की भावनाएं जो हैं वो भी हमारे भाषा और व्याकरण के भाव को भी याद करने को कहता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों से अलग है। तो थोड़ा ये भी आपको देखना है कि तीनों से अलग हो तो वो भी आंसर आप तुक्का मार के लगा सकते हैं। वैसे हम इसका जो है बी ऑप्शन होगा, मॉनिटर परिकल्पना। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, समग्र भाषा पद्धति का विचार किसके संबंध में प्रतिक्रियाएं स्वरूप सामान्य आता है। समग्र भाषा पद्धति का जो विचार है किसके संबंध में प्रतिक्रियाएं स्वरूप समान है, यानी कि टॉप डाउन पठन सिद्धांत, बॉटम अप पठन सिद्धांत, मृत और अमूर्त भाषा शिक्षण, ज्ञात और अज्ञात भाषा शिक्षण। यानी देखा जाए तो टॉप डाउन पठन सिद्धांत, यानी कि ये थोड़ा सा टॉप डाउन है। टॉप डाउन मतलब पठन की जो प्रक्रिया है वो है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है बॉटम अप पठन सिद्धांत। इसमें क्या पूछ रहा है, भाषा पद्धति के सिद्धांत में, तो पढ़ने और उसकी प्रतिक्रिया के संबंध में। अमूर्त और मूर्त भाषा, ये भी आपका ऑप्शन सही है। डी नंबर जो ऑप्शन है वो आपका ज्ञात से अज्ञात भाषा शिक्षण, ये भी आपका सही है। बॉटम अप पठन की बात यहाँ कर रहा है, तो ये सिद्धांत जो है वो आपका नहीं होगा, क्योंकि बॉटम अप पठन सिद्धांत जो है ये बिल्कुल ही मैच नहीं करता है। तो आपका बी ऑप्शन नंबर होगा। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 7 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को भाषा के कुछ वाक्यांश देती है, जिसमें जैसे कि वो कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, मेरे अनुसार क्या मामला है, इत्यादि। आपके अनुसार वह कक्षा में कौन सा उपागम अपनाती है, यानी कि शिक्षिका जो है वो कौन सी उपागम अपनाती है, यानी कि संप्रेषणात्मक उपागम, संदर्भ में व्याकरण, संरचनात्मक उपागम, कोश विशेषक उपागम। इसमें देखिए संप्रेषण भी सही होगा, संदर्भ में ये भी सही होगा, संरचना में भी सही होगा, उपागम। तो संरचना भी शिक्षिकाएं करती हैं, विद्यार्थी को समझाती हैं, संदर्भ में भी तुम्हारे संदर्भ में या इसके संदर्भ में ऐसा करके समझाती है। संप्रेषण यानी कि बात को रख करके संकेत दे के भी समझाती है। डी नंबर क्या है, कोश विषयक उपागम, ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि वो कह रहे क्या मामला है, तो कोश विषयक उपागम सबसे अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रश्न जो शिक्षार्थियों को पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने में समर्थन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, समर्थ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका निष्कर्ष निकालने से संबंधित प्रश्न, दूसरा है संकल्पनात्मक प्रश्न, तीसरा ऑप्शन है आपका दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जो जुड़े प्रश्न, डी नंबर है रचनात्मक लेखन प्रश्न। इसमें जो है निष्कर्ष निकालना हो सकता है, संकल्पनात्मक प्रश्न भी हो सकता है, रचनात्मक रचना भी हो सकता है, लेकिन दूसरे के जगह पर रख करके
या फिर स्थान पर कहें, स्थान पर स्वयं को रख करके उससे जुड़े हुए अगर हम प्रश्न पूछेंगे तो वो बच्चे को आगे बढ़ने का कार्य नहीं हो सकता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर होगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अ और ब कथन पर विचार करें। अ क्या है? अकादमिक भाषा विशेषताओं के विशेषता है जो कि अकादमिक विषयों के लिए विशिष्ट है। ब अकादमिक भाषा के क्षेत्र में व्याकरण शब्दावली भाषा के सभी विशेष क्षेत्रों का विमर्श है। यानी कि ऐसा कहा जाए तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि अकादमिक भाषा विशेषताएं जो है वो भी विशेष है और वो भी विशिष्ट है। अकादमिक भाषा की बात करें व्याकरण में शब्दावली में तो वो भी अपने आप में एक विशेष है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन होगा। ए और अ और ब दोनों सही है। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चित्रबोध किससे बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली है? किससे? यानी कि सुनने के कौशल में, बोलने के कौशल में, पढ़ने के कौशल में, लिखने के कौशल में। तो आपको बता दें चित्रबोध जो है अगर आपको कोई भी चित्र को दिखाया जाता है तो उसके बारे में आपको बताया जाता है। आप उसके बारे में सुन सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो। पठन कौशल यानी कि जो पेंसिल है उसको उठा करके आप पढ़ नहीं सकते, उसको उठा करके आप लिख नहीं सकते। सिर्फ उसके बारे में हम बता सकते हैं कि ये एक पेंसिल है, आप सुनोगे। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, ये भी एक कौशल है। उसके बाद लिखने का कौशल यानी कि हम लिख कर बता सकते हैं कि पेंसिल है यानी कि कलम है। यानी कि अगर हम कहेंगे कि कलम को उठा करके अगर हम कहेंगे कि ये कलम है, इसको उठाकर हम बुक पढ़ सकते हैं तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन जो है वो चित्र को उठाकर पढ़ा नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी एक भाषा की कक्षा के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है? यानी कि पहला है लक्ष्य भाषा के आकृतियों और अर्थ के बीच संबंध स्थापित करना। बी ऑप्शन है भाषा सीखने के लिए ड्रिल द्वारा आकृतिक व्याकरण के नियमों की व्याख्या करना। सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक का गहन उपयोग करना और डी ऑप्शन है अनुवाद के माध्यम से गहन अभ्यास करना। ए जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा, इसलिए क्योंकि लक्ष्य भाषा की आकृतियों अर्थ के बीच संबंध स्थापित करता है। जो हमारा लक्ष्य है, जो भाषा है उसके माध्यम से हम समझाते हैं, उसके बीच का एक संबंध स्थापित करता है। इसलिए आपका ए ऑप्शन जो है सही है बिल्कुल। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रभावशाली संप्रेषण के लिए प्रेषक को किस बात का ध्यान नहीं देना चाहिए? आपको पहला नंबर देखना है कि नहीं देना चाहिए पूछ रहा है। प्रभावी संप्रेषण का यानी कि सुनने वाले की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सुनने वाले का ज्ञान, सुनने वाले की रुचि, सुनने वाले की सांस्कृतिक और सामाजिक रीतियाँ। अगर हम किसी की चीज़ें सुनते हैं तो उनकी सांस्कृतिक सामाजिक रीतियाँ भी हमें मायने रखती है। सुनने वाले की रुचि को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। सुनने वाले का ज्ञान, अब जिसके बारे में अगर हम सुन रहे हैं क्या वो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे हैं, तो उनका भी हमें ज्ञान मायने रखता है। तो आपका मायने क्या नहीं रखता है? सुनने वाले की सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये बिल्कुल अलग है। क्योंकि अगर कोई भी शिक्षक अगर हमें अच्छा ज्ञान दे रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो। उससे हमें क्या लेना देना है कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, हमें तो उनके ज्ञान से मतलब है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सुनने वाले की सामाजिक आर्थिक स्थिति से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है कि भाषा एक से दूसरी भाषा में जाना, ट्रांस लैंग्वेज के बारे में क्या सही नहीं है? क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपका जो एक भाषा है वो दूसरे भाषा में जाने के लिए क्या चीज़ सही नहीं है आपके लिए। तो पहला नंबर जो हमारा एक भाषा है दूसरा भाषा है उसमें हम जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे? भाषा के बीच अनुवाद। दूसरा ऑप्शन है एक ही बोली जाने वाली या लिखित अभिव्यक्ति में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण, बिल्कुल हो सकता है मिश्रण। उसके बाद यह बहुभाषावाद की समांतर करता है, समांतर यानी कि सुमंत्र बोलो कुछ भी बोलो आप, तो ये करता है, बिल्कुल करता है। यह बहुभाषावाद के बारे में भी बोल सकता है क्योंकि ट्रांस लैंग्वेज की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है कि यह विद्यार्थी को एक भाषा के प्रयोग तक सीमित करता है, बिल्कुल नहीं करता है। यानी कि अगर एक व्यक्ति को 4 भाषाएं आती है तो वो एक भाषा क्यों बोलेगा, वो उसको एक भाषा तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। आजकल के समय में हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को 1 से 2, 2 से 3 लैंग्वेज तो आती है। एक अपनी भाषाएं आती है, एक हिंदी आती है, एक इंग्लिश आती है नॉर्मल। तो वो कभी भी ट्रांस लैंग्वेज कर सकता है, कभी भी स्विच कर सकता है। तो इसलिए वो एक भाषा तक सीमित नहीं रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी होगा। तो आज का क्वेश्चन कैसा लगा? आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है। कितने लोगों का आंसर सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताना 10 में से।
बाकी आपका ये मॉक टेस्ट था। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सपोर्ट दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।